एक समय की बात है। हरिपुर नाम के गांव में किशन नाम का गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी शारदा और उनका 15 साल का लड़का एक साथ रहते थे। किशन को सिर्फ खेती करने आती थी। उसके अलावा उसने कोई और काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश न होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होती थी, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन होता जा रहा था। एक दिन सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कुछ राशन नहीं है। खाने में क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे शारदा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बस इतना कह के किशन घर से चला जाता है। रास्ते में हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो, मैं और मेरी शारदा तो भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या? मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना सीखा है, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय पर ना होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधार पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किशन जमींदार के पास जाता है। जमींदार लाल सिंह बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा आवा किशन भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है? क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूं। देखिए ना, अब बारिश का समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अरे हाँ हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको? ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा? बोलो बोलो, कितने दे दूं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता। इसलिए आप ऐसा करें कि मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए। अरे भैया, ये कैसन बात कर रहे हो? भला 10,000 तो लो। क्या पता आगे चल के कब बरसात होगी और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है, अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा? ज्यादा लोगे तभी न हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ किशन भी सोचने लगा, आखिर अब मैं क्या करूं? वैसे ये कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम जैसों पर दया होगी। एक काम करता हूं, 10,000 ही ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, तो जमींदार भाई 10,000 रुपए का कितना तक ब्याज लेंगे आप? देखो किसान भैया, 10,000 के 10% प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें? चलो आप 8% दे देना। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे? अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा सोनू भूखा ही रहेगा। चलो, ले ही लेता हूं। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे किशन भैया, हुआ क्या? सोच रहे हैं? ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज कैसे? अरे कौन हो, चिंता की बात नहीं है। देखिए आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, दे दीजिए। चलो अब जल्दी जल्दी बाजार से राशन और सोनू के लिए कुछ खाने को ले लेता हूं। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। किशन जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेके घर के लिए वापस हो जाता है। घर पहुंचते ही शारदा किशन के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अजी ये सामान पैसे कहाँ से मिले जी? देखो शारदा, मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधार पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या आप जमींदार से उधार पैसे लेके आए हो? हाँ शारदा, लेकिन तुम चिंता मत करना। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मुझे मेरे बेटे से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। हाँ, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वह जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वह बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पर पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए? मैंने तो 1,000 ही मांगे थे,
पर उसने कम से कम 10,000 या उससे ऊपर लेने बोला, इसलिए मैंने 10,000 ले लिए। सुनो ना शारदा, अब मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया है। मैं ये कुछ सामान लाया हूं, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। जी, आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। इतना कह के शारदा रसोई में चली जाती है। शारदा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह शारदा, अपने बेटे की मनपसंद खीर बना रही हो। दोपहर में सोनू घर आ जाता है। अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद किशन के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। माँ, खाना तो बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। आज तो सच में माँ मजा आ गया। अच्छा पापा, मेरे दोस्त शंभू ने आज मुझे बुलाया है। कह रहा था कि आज वो मुझे अपने पापा से मिलवाने वाला है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन संभल के जाना और संभल के आना, ठीक है? हाँ पापा, आप फिक्र मत करो। मैं अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से आऊंगा। इतना कह के सोनू घर से निकल जाता है। भगवान, मैं जानता हूं कि हमारे खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसों का इंतजाम किए हैं। भगवान जी, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं। सोनू भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त शंभू के घर पहुंचा जाता है। दरवाजे पर उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। अरे सोनू, तू आ गया? आजा, अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। शंभू, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तू पिताजी से ही पूछ लेना। शंभू का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता और पिताजी रहते थे। शंभू अपने पिताजी से अपने दोस्त सोनू के बारे में बताया था कि उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, खेत में घंटों काम करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से परिवार में बहुत टेंशन है। आओ आओ बेटे सोनू, कैसे हो? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ। आप सभी कैसे हैं? खुश रहो बेटा, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। सोनू और शंभू 9 से 10 मिनट ऐसे ही उसके और उसके माता पिताजी के बारे में बातें करते हैं और फिर बेटा सोनू, तुम तो बहुत स्मार्ट लड़के निकले। बेटा, कल से तुम दोपहर में स्कूल से आके खाना खा के यहाँ चले आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन घर पर भी थोड़े बहुत काम होते हैं। देखो बेटे सोनू, पहले तो तुम ये टेंशन वेंशन छोड़ो। हाँ, एक काम करना, नहीं रहने दो, कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे घर तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा और तुमसे भी। ठीक है जी अंकल, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। सोनू वो थैली ले लेता है, पर उसे समझ नहीं आता कि शंभू के पिताजी उसके पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। जगदीश अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात किए, और आंटी भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, पर वो मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। यही सब सोचते हुए सोनू अपने घर पहुंचा जाता है और उसने अपने घर पर शंभू के माता और पिताजी के बारे में बताया। देखो शारदा, हमारा सोनू को कितना अच्छा दोस्त मिला है। चलो बेटा, ठीक है, तो कल आएंगे शंभू के पिताजी। हाँ पिताजी। अगले दिन दोपहर में शंभू अपने पापा को सोनू के घर ले आया। अरे बेटा सोनू, घर में नहीं बुलाओगे? अरे सर, आइए आइए। अरे शारदा, देखो हमारे सोनू के दोस्त और उनके पापा आए हैं। शारदा फट से शंभू के पापा के लिए दूध वाली चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद जगदीश जी किशन से कहते हैं, सुनिए किशन जी, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, आप मुझे सर मत कहिए, मैं भी आपका दोस्त जैसा हूँ, इसलिए मुझे जगदीश कह के बुलाइए। अरे अच्छा, ठीक है। जगदीश जी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं?
किशन जी, मेरा बेटा सोनू को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। उसने मुझे बताया कि सोनू बहुत समझदार और अच्छा लड़का है, पर गरीबी के कारण से वह पढ़ाई छोड़ने की बातें कर रहा है। भगवान की दया से अब जाकर हमारा शंभू खुश रहने लगा है। नहीं तो पहले वह सिर्फ अकेला ही रहता था, क्योंकि उससे कोई दोस्ती ही नहीं करता था। अब क्योंकि आपके सोनू के कारण से मेरा बेटा खुश, इसलिए मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरना चाहता हूँ। आप अब टेंशन भूल जाइए। किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। बस उस दिन से सोनू की पढ़ाई की चिंता दूर हुई। अब सोनू शंभू के घर खेलने जाने लगा था। ऐसे ही एक दिन शंभू के पापा कहते हैं, सोनू, शंभू बेटा, यहाँ आओ। वो दोनों जगदीश के पास जाते हैं। बेटा तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? सोनू बेटा, पहले तुम बताओ। अंकल, मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूं, ये क्या होता है? और पापा, मैं बस इतना जानता हूँ कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदा और बेचा जाता है। अच्छा सुनो, अब कल से तुम दोनों मेरे साथ आधा घंटा बैठोगे। मैं तुम दोनों को अब कुछ सिखाना चाहता हूं। ये सब के बारे में सोनू को जरा भी समझ नहीं आता है, लेकिन उसको जानने की बहुत इच्छा थी। तो उसने शंभू के फोन पर गूगल सर्च किया, तो जो उसने देखा वो देख के चौंक गया। और फिर अगले दिन, अंकल, मैंने गूगल पर सर्च किया था कि शेयर मार्केट क्या है। क्या सच है अंकल कि हम वहां से पैसे कमा सकते हैं? बेटा सोनू, ये बिल्कुल सच है कि कोई भी शेयर बाजार से पैसा कमा सकता है। पैसा क्या बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन बेटा चीजें दिखने में जितनी आसान होती हैं, असल में उससे कई ज्यादा मुश्किल होती हैं। अंकल, मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूं, अपने दोस्त को लेकर वहीं आ जाओ। मैं अब सब कुछ वहीं बताऊंगा। ठीक है अंकल जी, हम अभी आते हैं। उसके बाद 5 मिनट में सोनू और शंभू ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, एक टैबलेट पर बहुत सारे अलग अलग चार्ट खुले हैं। मिनट मिनट में लाल या हरी मोमबत्तियां बन रहे हैं। उन्हें ये सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सोनू को इतना मालूम पड़ चुका था कि ये शेयर मार्केट कुछ तो है। वो दोनों जगदीश से पूछते हैं, पापा ये क्या है? मैं आज तक नहीं जानता था कि आपके कार्यस्थल पर इतना बड़ा कंप्यूटर है। दरअसल आपका इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है। हाँ बेटा, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, मैं यहीं काम करता हूं। लेकिन बेटा तुम्हें कभी यहां जानने की जिज्ञासा ही नहीं थी, इसलिए मैंने भी तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। लेकिन अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यह सब बहुत पसंद आया है और शायद तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो। हाँ अंकल, सिर्फ शंभू ही नहीं, मैं भी बहुत उत्साहित हूं शेयर बाजार के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल बेटा सोनू, क्यों नहीं। मैं यही तो तुम्हें और शंभू को बताना चाहता था कि शेयर बाजार की दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें अगर महानता हासिल कर ली जाए तो उसकी जेब में हजारों लाखों में हमेशा रहें। अच्छा तो तुम दोनों अब यहां से जाओ, नीचे खेलो। लेकिन हाँ, कल से मैं तुम दोनों को थोड़ा थोड़ा बाजार के बारे में बताना शुरू करूंगा। पापा, मुझे पता है कि अब मेरा दोस्त इसे सीखने के लिए बहुत उत्साहित है। अब उसका खेलने में मन नहीं लगेगा। उसका क्या, मेरा भी नहीं लगेगा। क्यों बेटा सोनू? हाँ अंकल, प्लीज अभी से सिखाना शुरू कर दीजिए ना। वैसे भी अभी कोई जरूरी काम नहीं है, तो हम फ्री ही हैं। बच्चों के अंदर की ये जिज्ञासा देखकर जगदीश मन ही मन खुश हो जाते हैं। लेकिन बेटा इसे सिखाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे और कहां से करूं। इसलिए शुरुआत तो कल से ही होगी, लेकिन अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो थोड़ी बुनियादी बातें बता ही देता हूं। जगदीश उन्हें एक जगह बिठाते हैं और कहते हैं, बेटा सुनो, पहली बात अच्छे से समझो कि शेयर मार्केट क्या है, यानी इंग्लिश में व्हाट इज शेयर मार्केट। तो ये एक इंटरनेट पर ऐसा जगह होती है जहां दुनिया के हजारों लाखों कंपनियां एक जगह पर रजिस्टर्ड होती हैं। यहां सभी कैटेगरीज की कंपनियां होती हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर बैंक तक। यहां पर सामान जैसे कमोडिटी कहते हैं, जिनमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और भी चीजें होती हैं। बस उस दिन जगदीश सोनू और शंभू को बस यही कुछ बेसिक बातें बताते हैं।
लेकिन सोनू रात में भी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता। वो हमेशा सोचते रहता है कि हे भगवान, आपका और जगदीश चाचा का लाख लाख धन्यवाद। आखिरकार मुझे एक ऐसा चीज पता चल गया जहां से मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकता हूं। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इसे सीखने में। बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। घर के एक कोने से सोनू की माँ शारदा देखती है और वो किशन से जाकर कहती है, अजी सुनिए, हाँ, क्या हुआ शारदा, क्या बात है? आज हमारा सोनू कुछ परेशान सा नहीं लग रहा। देखिए ना, कब से करवटें बदल रहा है। हाँ शारदा, तुम ठीक कहती हो, चलो जाके पूछते हैं। किशन और शारदा दोनों सोनू के पास जाकर पूछते हैं। बेटा सोनू, क्या बात है? नींद नहीं आ रही? कोई बात है तो हमें बता सकता है। पापा मम्मी, मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोगों को कैसा लगेगा जब मैं एक सफल आदमी बन जाऊंगा। हमारा भी एक अच्छा सा घर होगा। हट पगला, हम दोनों तो डर ही गए थे। बेटा, हम लोग बहुत खुश होंगे उस समय जब तुम एक सफल आदमी बन जाओगे, है ना शारदा? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा सोनू सफल हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। मम्मी पापा, अब आप लोग भी जाइए और सो जाइए। और हाँ, चिंता बिल्कुल मत करना। फिर किशन और शारदा भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन सोनू अपने साथ एक कलम और एक किताब लेके बहुत उत्साह के साथ शंभू के घर जाता है। दरवाजे पर उसका दोस्त उसकी राह देख रहा है। तेरा चेहरा देख के समझ आ रहा है कि तेरा मन आज सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहता है ना? हाँ शंभू, अच्छा देर नहीं करते हैं, चल फटफट अंकल के पास जाते हैं। लेकिन वो दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? अरे सोनू, थम जा यार। अच्छा चल, वो ऊपर के कमरे में हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ऊपर के कमरे में जाते हैं। वहां जगदीश जी इनको सिखाने की तैयारी कर रहे थे। अरे बच्चों, तुम आ गए? आओ आओ, अब जल्दी जल्दी यहां बैठ जाओ। मैं आज तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा कि रियलिटी में मैं मार्केट में कैसे ट्रेड करता हूं। देखो बच्चों, मार्केट में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक होता है बायर्स यानी खरीदने वाला, और दूसरा होता है सेलर्स यानी बेचने वाला। यहां एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है। अब आगे सिखाने से पहले मैं तुमको 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस बताना चाहता हूं। क्या तुम दोनों में से कोई पॉइंट्स बता सकते हो? सोनू पहले हाथ ऊपर करता है और कहता है, हाँ अंकल, मैं जानता हूं। वो 3 पॉइंट्स है: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं ये बताता हूं कि तुम इस मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले डिसिप्लिन, जिसका मतलब होता है किसी भी काम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तुम्हें उसके हिसाब से ही वो काम करना चाहिए। जैसे मार्केट में हर एक काम करने का सही तरीका होता है। अगर उसके हिसाब से काम किया जाए तो काम हमेशा सही होता है। उतने में शंभू कहता है, पापा आगे का 2 पॉइंट्स मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा, बताओ। पापा, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना। और लास्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है टाइम टू टाइम, यानी समय पर हर काम हो जाना चाहिए। पापा, ये 3 पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम मार्केट में रहते हुए अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और दूसरे काम में कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी बनाए रखते हैं तो हम एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या मैंने सही बोला पापा? अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही बताए हो, लेकिन तुमको पहले से ये सब पता है? हाँ पापा, हमको इसके बारे में कॉलेज में पढ़ाए थे और शेयर मार्केट के बारे में मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। उसके अगले 30-40 दिन में जगदीश जी ने बच्चों को शेयर मार्केट के बारे में सब बता दिया था। जैसे मार्केट में कब खरीदना है, कब बेचना है, ट्रेड कैसे लेते हैं और बाकी की चीजें। एक दिन सुबह में सोनू और शंभू एक साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं। उतने में जगदीश जी उन्हें बुलाते हैं। बेटा सोनू और शंभू, मेरे साथ ऊपर आओ। वो दोनों उनके साथ ऊपर जाते हैं और फिर उन्होंने कहा, आज तक तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और उसको पूरे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी होके पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस भी की है। अब बारी है रियल पैसे से ये सब करना। आज मैं तुम दोनों का डीमैट अकाउंट बनाऊंगा और तुम दोनों के डीमैट अकाउंट में 220 लाख का कैपिटल डिपॉजिट करूंगा।
तुम्हें उसका इस्तेमाल करके अपना कैपिटल बड़ा बनाना है। लेकिन बेटा, कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करना, फिर आगे स्टेप लेना। उस दिन से सोनू और शंभू दोनों मार्केट में पैसे से काम चालू किया। शुरुआत में दोनों ने डर डर के कैपिटल को यूज किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे कॉन्फिडेंट हो गए। अब वह दोनों धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन, यार ये पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं? सिर्फ 2 रुपए का एक शेयर है, मैं आराम से 2 रुपए शेयर खरीद सकता हूं। 1-2 रुपए भी बढ़ गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ ने गलती की। उसने कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं किया। उसने सिर्फ प्रॉफिट को देखा और लालच में उसने वो शेयर खरीद ली। खराब किस्मत से उस स्टॉक की कीमत 2 रुपए से गिर गई। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये कैसे हो गया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। 40,000 का नुकसान। अब मैं क्या करूं? उतने में गांव का जमींदार लाल सिंह अपने आदमी के साथ आ जाता है और कहता है, अरे ओ किशन, कहाँ हो तनिक? बाहर निकलिए महाराज। अरे जमींदार जी, नमस्कार। अरे भैया नमस्कार नमस्कार किशन भैया, हम कह रहे थे कि पैसावा कब दीजिएगा? अभी भी 5,000 ब्याज सहित बचा है, याद है कि भुला गए? नहीं जमींदार जी, भूले नहीं हैं। बस इस वक्त घर में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही। मुझे 1 महीने का और समय दे दीजिए, मैं आपके बचे हुए पैसे ब्याज के साथ चुका दूंगा। देखिए किशन भैया जी, आपको समय चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन आज से उस पे 30% ब्याज लगेगा, समझ गए? उतने में नकुल की आंख खुली। उसने माँ से पूछा, माँ, ये शोर कैसी है? बेटा, 1.5 साल पहले तुम्हारे पापा उस जमींदार लाल सिंह से पैसे उधार लिए थे। हमें कुछ पैसे अभी देने बाकी हैं, वो वही मांगने आया है। सोनू घर से बाहर आता है और जमींदार से कहता है, प्रणाम जमींदार जी। अरे खुश रहा बछुआ, हमेशा सम्मानित जीवन जियोगे तुम। तनिक अपने पिताजी से कहो हमरा पैसा लौटा दे जल्दी से। सोनू अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कहता है, कहिए जमींदार जी, आपके ब्याज सहित कितने रुपए हुए हैं? हाँ बबुआ, तुम दोगे का बताओ? हाँ जमींदार जी कहिए ना, कितने पैसे हुए? देखा बबुआ, आपके 5,000 रुपए पर 8% ब्याज के साथ 1.5 साल का होता है, सिर्फ 4,576 रुपए। आप अकाउंट नंबर बोलिए, मैं अभी पूरे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। जमींदार अपना अकाउंट नंबर बताता है। सोनू ब्याज सहित पूरे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। मैसेज आने के बाद जमींदार वहां से चला जाता है, लेकिन यहाँ किशन को समझ नहीं आ रहा था कि सोनू के पास पैसे कहाँ से आए। तो उसने सोनू से पूछा, बेटा सोनू, ये तुमने कैसे किए? हमारा मतलब है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतने में कोमल कहती है, अरे क्या हुआ जी, क्या बात है? मम्मी पापा, देखिए आप दोनों शांत हो जाइए। अब आपका लड़का इंटरनेट की मदद से पैसे कमा रहा है। बस वहीं से कुछ पैसे बचा कर रखे थे, तो वही पैसे जमींदार लाल सिंह को दे दिए। समझे पिताजी? अब आप बस चिंता मुक्त हो जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या? इंटरनेट से कैसे कोई पैसा कमा सकता है? पापा, जगदीश अंकल मुझे और शंभू, हम दोनों को शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं सिखाए थे। बस मम्मी पापा, वहीं से हम थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अब आप लोग अपने सपने सजाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा भी समय बदलने वाला है। ये सुन के शारदा और किशन दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब सोनू जगदीश जी से मिला तो उसने बहुत ही नरम आवाज में उनसे बात करी। उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू भी थे। अरे सोनू बेटे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, वो 3 पॉइंट्स को जितना फॉलो करोगे, तुमसे ये सभी गलतियां उतनी ही कम होंगी और तुम्हारा पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा होगा। समझे ना बेटा? इसलिए अब ये सब भूल जाओ, ठीक है? और जितने पैसे बचे हैं उतने से ही फिर शुरुआत करो।
ऐसा सुनने के बाद सोनू को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उस दिन से कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचता है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। अब शंभू का अब 7 लाख रुपया और सोनू का 8 लाख रुपए बन चुके थे। और उस दिन से सोनू की लगन और मेहनत रंग लाई और उनकी गरीबी दूर हो गई और उसका परिवार भी हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा।